1757 का साल। भारत की धरती पर ब्रिटिश साम्राज्य के कदम पड़ चुके थे। गंगा के किनारे बसे बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की सेना प्लासी के मैदान में पराजित हो चुकी थी। इसी हार ने भारत की किस्मत की दिशा बदल दी। पर कहानी की शुरुआत यहीं से होती है, जहां एक भारतीय योद्धा, एक विद्रोही ब्राह्मण और एक मुस्लिम फकीर साथ मिलकर उस गुलामी की जंजीर तोड़ने की कसम खाते हैं। काशी नगरी में एक युवा संस्कृत आचार्य ईशान शर्मा अपने विद्यार्थियों को धर्म और स्वराज की बातें सिखाता है। वह कहता है, धर्म वही है जो देश और जनता की रक्षा करे। लेकिन जब वह देखता है कि अंग्रेज अफसर मंदिरों के कर बढ़ा रहे हैं, किसानों की जमीन छीन रहे हैं, तो उसके भीतर विद्रोह की चिंगारी जल उठती है। वहीं उसी समय बनारस के घाटों पर एक सूफी फकीर फरीद बाबा ब्रिटिश अफसरों के अन्याय के खिलाफ उपदेश देते हैं। खुदा के बंदे एक रंग के नहीं होते, पर अन्याय के खिलाफ सबको एक होना होगा। दोनों की मुलाकात संयोग से होती है और उनके साथ जुड़ती है एक वीर राजपूत स्त्री, राजकुमारी चारुमती, जिसने अपने पिता की हत्या अंग्रेज सैनिकों के हाथों देखी थी। तीनों का लक्ष्य एक, स्वराज। काशी, प्रयाग और अवध के आसपास ईशान शर्मा गुप्त संघ बनाते हैं, भूमि संघ, जिसका लक्ष्य था ब्रिटिश शासन को चुनौती देना। वे रात्रि में मंत्रों की तरह शपथ लेते, भारत माता की जय, ब्रिटिश राज का अंत। चारुमती अपने किले के तहखाने में हथियार जमा करती है। फरीद बाबा गांव-गांव जाकर लोगों को एकता का संदेश देते हैं। हिंदू मुस्लिम की नहीं, यह इंसानियत की लड़ाई है। धीरे धीरे यह आंदोलन आग की तरह फैलने लगता है। 1856 आते आते यह विद्रोह उस तूफान का रूप ले लेता है जिसे इतिहास ने 1857 का स्वतंत्रता संग्राम कहा। मेरी, कानपुर, लखनऊ, दिल्ली, हर जगह विद्रोह की चिंगारी जल उठती है। ईशान शर्मा और चारुमती झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के दूत से संपर्क करते हैं। चारुमती रानी के साथ युद्ध में जाती है, तलवार उठाती है। ईशान बनारस में अंग्रेज शस्त्रागार पर हमला करता है। फरीद बाबा जनता को एकता के लिए प्रेरित करते हैं। लेकिन ब्रिटिश सेना ताकतवर थी। विद्रोहियों को पकड़कर फांसी दी जाने लगी। काशी के घाटों पर, बनारस की गलियों में हर सुबह गूंज उठता, भारत माता की जय, और फिर गोली की आवाज। चारुमती एक लड़ाई में घायल होकर भी तलवार नहीं छोड़ती। वह ईशान से कहती है, यदि मैं मर जाऊं तो मेरी राख को गंगा में नहीं, खेतों में बिखेर देना, ताकि हर दाने में स्वराज अंकुरित हो। फरीद बाबा को अंग्रेज पकड़ लेते हैं। उन पर देशद्रोह का आरोप लगाया जाता है। फांसी से पहले वे चिल्लाते हैं, खुदा भी गवाह है, हम गुलाम नहीं हैं। ईशान को भी गिरफ्तार किया जाता है। उसे फांसी से पहले आखिरी इच्छा पूछी जाती है। वह कहता है, मुझे मिट्टी की एक मुट्ठी चाहिए, अपनी धरती की, ताकि मरने से पहले उसका स्पर्श मुझे याद दिलाए कि हमने क्यों लड़ाई लड़ी। 1857 का विद्रोह भले दबा दिया गया, पर उस आग की राख से जन्म लिया स्वराज का सपना। वर्ष 1885 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी, तब ईशान शर्मा के शिष्य उस पहली बैठक में मौजूद थे। उन्होंने अपने गुरु का नाम लिया और कहा, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। वही आवाज आगे चलकर लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी, भगत सिंह और नेताजी तक पहुंची। काशी के घाटों पर सूरज उगता है। एक बालक अपनी माटी की मूठ को माथे से लगाकर कहता है, माँ, अब कोई तुझे गुलाम नहीं बनाएगा। स्वराज एक अनकही आग, समर्पित उन अनगिनत वीरों को जिनका नाम इतिहास ने भुला दिया।
हजारों बलिदानों से लिखी गई इस धरती की कहानी आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। चारुमती, ईशान, फकीर बाबा जैसे अनगिनत वीर जिनके नाम समय की धूल में खो गए, पर उनके सपने आज भी हमारे हर सांस में बसते हैं। उन्होंने हमें यह सिखाया कि स्वराज सिर्फ एक शब्द नहीं, एक आग है जो कभी बुझती नहीं। अगर आज हम आजाद हैं, तो यह उन वीरों की आखिरी मुस्कानों, उनके जख्मों और उनके टूटे हुए सपनों की वजह से हैं, जिन्होंने भविष्य की पीढ़ियों के लिए अपनी पूरी जिंदगी समर्पित कर दी। इस कहानी को सुनकर यदि आपके दिल में भी अपने भारत के लिए एक चिंगारी जली है, तो इस वीडियो को आगे बढ़ाइए ताकि यह आग, यह कहानी हर भारतीय के दिल तक पहुंच सके। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि भारतीय इतिहास की और भी अनसुनी कहानियां आप तक पहुंचती रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।